पहले तो मैं आज की इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तादाद में लोगों को इकट्ठा करके देर रात तक यहाँ पे बिठाकर ये जो आज का इजलास ऑर्गेनाइज किए हैं, पूरी कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी जो मुबारकबाद मैं सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब को देना चाहता हूं कि वो नए कर्नाटक बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियांक खड़गे साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने पे ले, उन्होंने कहा कि गुलबर्गा के एक होनहार नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, ख़ानदानी हैं और सज्जादे बारगाह बंदे नवाज के सज्जादे हैं, और उसके साथ साथ ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक नौजवान शख्स के हाथों में हम कर्नाटका के वक्फ इदारे और वक्फ प्रॉपर्टीज को उनके हाथ के सौंपना चाहते हैं, ताकि सारे प्रॉपर्टीज कम से कम इस दौर में हिफाजत से रहे कर्नाटका में। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इजलास हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के नजर से कुछ बात निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान भर में कर रही है। वो वक्फ एक्ट को समझाने की कोशिश कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अगर ये बार बार पार्लियामेंट में उनके पार्टी के लोग ये लगातार कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमान को मदद करने का एक्ट है, अगर वो कह रहे थे कि वक्फ के इदारों को, वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया है, वो कह रहे थे बार बार कि इदारों पे से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए लाया जा रहा है, अगर इतनी अच्छी बिल लाए थे, वो इतनी अच्छी एक्ट बनी है, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के वक्फ एक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जितना झूठ इन्होंने बोल के, जितना मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाकर ये बिल लेके पार्लियामेंट में आया था, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इनको एक्सपोज किया गया बार बार सवाल पूछ के, और पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में भी इनका जितना झूठ था उसका पर्दाफाश किया गया। उसके बाद में जो सवाल हम लोगों ने वहां खड़े किए थे, जो सवाल इन लोगों से पूछे थे, वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उन लोगों से पूछ रही है। इनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इनके पास जवाब नहीं थे, पार्लियामेंट में भी इनके पास जवाब नहीं थे, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इनके पास जवाब नहीं थे। इसलिए जो है ये टाइम लेकर अपना रिटर्न सबमिशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बैकफुट पे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि हिंदुस्तान के तमाम अपोजिशन पार्टीज, इंडिया अलायंस के साथ साथ बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ये बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े हुए थे। अभी इमरान मसूद साहब कह रहे थे कि हमारा जो नंबर था इंडिया अलायंस का, उससे ज्यादा लोग इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। राज्यसभा में मैं मॉनिटर कर रहा था विप होने के नाते, जहां पे हमें जितने वोट इस बिल के खिलाफ था, उसके कई गुना ज्यादा जो है हमारे पक्ष में और उनके खिलाफ में वोट्स, इनको वहां पे वोट्स पड़े हम लोगों को। कई पार्टीज जो इंडिया अलायंस के बाहर है, वो पार्टीज भी इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। उनको पता, जब उनको लगा कि ये बिल के खिलाफ बहुत सारे पार्टीज और हिंदुस्तान का 70% आम आदमी खड़ा हुआ है, तो अब उनको लग रहा है कि जब बैकफुट पे आ गए, तो अब उनको लग रहा है कि अभी हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये वक्फ एक्ट समझाने की जरूरत है, तो इसीलिए सारी जगह घूम रहे हैं। अभी कल पीर को मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट में। जो सबमिशंस इन्होंने किया है वो ऐसे सबमिशंस हैं जिसमें मुझे लगता है कि आम आदमी के सामने भी अगर रखें तो वो हंस पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ही मैं यहां पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इनकी नीयत क्या है, इनकी मंशा क्या है। जैसे अभी 2-3 स्पीकर्स मेरे से पहले कहा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये संविधान को कभी इन्होंने माना नहीं, कभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, क्योंकि ये संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
वो कोई भी जात का हो, कोई भी मजहब का हो, उसको बराबरी का हक देती है और उनके तमाम रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बराबरी का हक देती है। हिंदू को जितना हक है, सिख को जितना हक है, क्रिश्चियन को जितना है, उतना भी हक मुसलमान को है। लेकिन आज क्यों ये वक्फ के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं? जब इनको शरण प्रकाश पाटिल जी बता रहे थे, जब 2024 के इलेक्शन में जब इनको 400 पार का नारा जब ये दिए थे और 400 पार इनके नहीं हुए, बल्कि मिनिमम जो नंबर होना चाहिए सरकार बनाने के लिए वो नंबर भी इनको मिला नहीं, तो इनको लगा कि संविधान बदल नहीं सकते क्योंकि कभी ये 400 पार कर नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान के कास्ट और कम्युनिटी का जो बैलेंस है उसके हिसाब से कभी ये 400 सीट ला नहीं पाएंगे। लेकिन इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा ये है कि संविधान बदले और मनुस्मृति को एस्टैब्लिश करें। इनकी मनुस्मृति में है क्या? इनके मनुस्मृति में मुसलमान नहीं है, इनके मनुस्मृति में सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, ज़ोरास्ट्रियन नहीं है, पारसी नहीं है, इनके मनुस्मृति में दलित नहीं है, इनके मनुस्मृति में बैकवर्ड नहीं है, इनके मनुस्मृति में महिला नहीं है। तो फिर कैसा इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम कमजोर करें? अभी जैसा इमरान भाई बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते, इसीलिए बिट्स एंड पीसेस में एक एक हमारे राइट को उठा उठा के उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान हमें जो हक देता है उसको एक एक को उठा उठा के बिट्स एंड पीसेस में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए, एनआरसी इन्होंने लाया, सवाल मेरा ही था राज्यसभा में अमित शाह के जब खड़े हुए थे तो मैंने पूछा था कैसा आपने इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया? जब इन्होंने कहा क्रोनोलॉजी आप समझिए करके, हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी हम समझ के सवाल आपको पूछ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? जो हमारा राइट टू सिटीजनशिप जो हमारा दस्तूर देता है, हमारा आइन देता है, उसको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद तलाक लाया, उसके बाद में इनके कई ऑफिस बेरर्स उत्तर प्रदेश में हो कि हाई कोर्ट में हो या नहीं तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हो, इनके कई ऑफिस बेरर्स अलग अलग पिटीशन दर्ज किए, अलग अलग पिटीशन फाइल किए और कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको जो है ओपन अप करना चाहिए। इन्होंने संभल में परमिशन लेके आ गए थे, मथुरा और काशी में परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम किसी भी हालत में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास की थी उसको हम ओपन अप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें साफ कहा गया था कि हिंदुस्तान में 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा, जो चर्च और गुरुद्वारा उस टाइम पे थे वही रहेंगे। सिर्फ अयोध्या के एक मसले को छोड़ के बाकी के जैसे थे वैसे रहेंगे, स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पार्टी दंगाइयों की है, ये बिना दंगा करे वो चुनाव जीत नहीं सकती, इनके पास मुद्दे हैं नहीं लोगों को कन्विंस करके चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए बार बार बारी बारी में कोई ना कोई एक नया मुद्दा उठाकर लाते हैं। 2024 में इनको 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, उतने सीट मिले नहीं। इनको लगा कि ट्रिपल तलाक पुराना हो गया है, इनको लगा कि बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो गया है, इनको लगा कि आर्टिकल 370 का इशू खत्म हो गया है, तो अब कैसा नया मुद्दा लेके आए, कैसे दंगा फसाद करवाएं, कैसा इस देश को, इस समाज को पोलराइज करें, उसके बाद में और चुनाव जीतने का काम करें। इनको अचानक वक्फ बोर्ड याद आ गया। 1995 के जो बिल आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट की थी। 2013 में जब अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जिस अमेंडमेंट्स को अब ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अमेंडमेंट्स को उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट करने का काम किया था। आज अचानक उनका अपना सपोर्ट था उस टाइम पे, आज अचानक कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। इनका ये वो नहीं है, इनकी मंशा है, इनकी नीयत साफ है कि हम ऐसे ऐसे उसमें प्रोविजंस डाल दें जिसमें हिंदुस्तान में हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में दंगे फसाद हो। मैं सिर्फ 2 प्रोविजंस को टच करना चाह रहा हूं। वक्फ बाय यूजर, सारे लोगों ने कहा वक्फ बाय यूजर, कभी वक्फ बोर्ड ने कहीं नहीं कहा कि वक्फ बाय यूजर कोई नाम की चीज होती है। ये कोर्टों ने कहा कि हिंदुस्तान एक प्राचीन देश है, कोर्टों ने कहा बहुत पुराना सिविलाइजेशन है, इस देश में पता नहीं कितने कितने डायनेस्टीज है, चाहे वो हिंदू रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, क्रिश्चियन रूलर्स थे, बौद्ध रूलर्स थे, जैन रूलर्स थे, सिख रूलर्स थे। अपने अपने मजहब के इदारे उन्होंने बनाया, दूसरे मजहब के इदारों को जगह उन्होंने दी, और वो उसके कागज अगर पूछेंगे तो कहां से कागज लाएंगे। जब हम लोगों ने सवाल किया तो उनके पास जवाब नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो सवाल कर रही है तो अभी भी उनके पास जवाब नहीं है।
अगर वक्फ बाय यूजर है, इन्होंने बात फैलाने की कोशिश की कि वक्फ बाय यूजर कैसा हो सकता है। कहते हैं कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए और दूसरे मजहब के लोगों के लिए वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोले कि क्या बेतुकी बात करते हैं आप, वक्फ मुसलमानों के लिए होता है, एंडोमेंट मुजराई डिपार्टमेंट हिंदू कम्युनिटी के लिए होता है, एसजीपीसी सिख कम्युनिटी के लिए होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई स्टेट्स में कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स बनाए गए। हमारी सरकार जब थी, जब संविधान बना, अमेंडमेंट अलग अलग लाए गए, तो ये इंश्योर किया गया कि हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब के इदारे चलाने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स लाए गए। हम क्या पूछ रहे हैं? हम इतना ही तो कह रहे हैं भाई, जो प्रोविजंस हिंदू कम्युनिटी के लिए जितने भी बोर्ड्स बने हैं उसमें हैं, वही प्रोविजन मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, सिख के लिए भी होना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। आप कहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को डालेंगे। अगर आप नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में आप रखेंगे, तो एंडोमेंट बोर्ड में, मुजराई डिपार्टमेंट में, बिहार के हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, झारखंड के हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तेलंगाना के एक्ट में, तमिलनाडु के एक्ट में, जम्मू कश्मीर के एक्ट में, उत्तर प्रदेश के एक्ट में, कैसा मुसलमानों को अब नहीं डालेंगे? अगर आप यहां पे नॉन मुस्लिम्स को डालेंगे तो वहां पे मुसलमान, सिख, ईसाई को वहां पे डालना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी हर एक्ट में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हर एक मजहब के लिए होना चाहिए। हमारा जो राइट है, हमारे मजहब के रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे मजहब के अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने का हमें हक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता है। वो हमारा जो हक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको आप अटैक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग गरीब मुसलमान को इससे मदद करना चाह रहे हैं। हमने पूछा आपका रोड मैप क्या है? आपका रोड मैप क्या है? कहां से आमदनी आएगी? आप कह रहे हैं 12,500 करोड़ रुपए हर साल जो है इससे आमदनी आना चाहिए। हमने जेपीसी में पूछा, अब बताइए कहां से आमदनी आएगी? क्या हम नमाज पढ़ने जो जाएंगे, फजर के लिए इतनी फीस, जोहर के लिए इतनी फीस, असर, मगरिब, इशा के लिए इतनी फीस, हम क्या फीस देंगे नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज पढ़ने जाने वालों से हम फीस इकट्ठा करें? कब्रिस्तान में जो दफनाते हैं उनसे हम टिकट दें उनको कि इतने आपको दफनाने के लिए इतने पैसे देना पड़े। कहां से आएगा, कहां से आएगी आमदनी? आप बार बार कह रहे कि हम आमदनी लाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं। हमने पूछा कि 2013 में जो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बना था, जिसको नवाड को कह रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 500 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल उसको रखा गया था। 2014 में आपकी सरकार आई, आप बता दीजिए कि नवाड को कहां चले गया? वो 500 करोड़ रुपए का जो सीड कैपिटल रखने की बात थी, वो कहां गए? तो आप रोड मैप तो बताइए हमें। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट जब सवाल पूछ रही है, आप देखा नहीं किस तरीके से सरकार के जो वकील थे गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमको मोहलत दीजिए, हम रिटर्न सबमिशन देना चाह रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि 2013 के बाद में अचानक से वक्फ के इदारे बढ़ गए, प्रॉपर्टी इतनी इनकी ज्यादा हो गई। तो भाई इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, बरगा के इस मंच से मैं इनको सवाल पूछना चाह रहा हूं कि 2013 से पहले आप हमें बताइए कि ऑल इंडिया लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे कोई सिस्टम था जहां पे वक्फ का रजिस्ट्रेशन होता था? कोई सिस्टम नहीं था। आपके पास कोई आंकड़े नहीं थे, कोई डेटा आपके पास नहीं था। आप कह रहे हैं कि 2013 के बाद अचानक बढ़ गए। अरे भाई 2013 के जब अमेंडमेंट्स लाए गए थे, जब भी पोर्टल की बात हुई थी पहली बार, उसके बाद वामसी पोर्टल बनाया गया था। यह मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर वक्फ इंस्टीट्यूशन को उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें रजिस्टर करना है उस पोर्टल पे। अब जाहिर सी बात है 2013 के बाद पोर्टल बनेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। हम इनको कहना चाहते हैं, जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया, जब से लेके अब तक लगातार वक्फ होते रहे। ये जो आंकड़े अब जो आपके सामने आ रहे हैं, ये हमेशा रहे, आपके पोर्टल पे नहीं रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में दर्ज रहे, स्टेट वक्फ बोर्डों के ऑफिसर्स में दर्ज रहे। जो कई स्टेट में जो सर्वेस हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के गेजेट नोटिफिकेशन में दर्ज रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अचानक बढ़ गए, इसीलिए हमको वक्फ एक्ट लाने की जरूरत पड़ी।
अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट पास करती है उस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। वाह, ये नई चीज हम लोग को सुनने को मिला। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 152 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है, किसी को ब्रूट मेजॉरिटी अगर मिलती है, तो फिर वो तानाशाह के तरह तानाशाह बन जाएगा। वो सरकार तानाशाही पर चल पड़ेगी, उसकी तानाशाही दिखाई देगी। तो इसके लिए हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे चलता है। उसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर के अलग पावर्स है, जुडिशरी के अलग है, एग्जीक्यूटिव के अलग है, और एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस करते रहते हैं। थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड थियरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो अगर एक गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास किया जाता है तो जुडिशरी को पूरा राइट है विद इन इट्स पावर्स उस एक्ट को वो चैलेंज कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो आज जब आपके एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है, आप कह रहे हैं जुडिशरी नहीं कर सकती। जुडिशरी बिल्कुल कर सकती है। आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके पास जवाब नहीं है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप गलत आंकड़े आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। आपको वफ क्या चीज है वही नहीं पता है आपको। वफ अल औलाद क्या है वो नहीं पता है आपको। वाकिफ और वाकिफ नाना क्या है वो नहीं पता है आपको। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, वफ को बदनाम करने के लिए, वफ बोर्ड को डिस्क्रेडिट करने के लिए आपने बिल लेके आया। हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाने के लिए आपने बिल लेके आया। आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। भाई हम सबको पता है कलेक्टर का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2013 में जब अमेंडमेंट्स लाए थे, सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था, जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा था लोकसभा में कि 50% से भी ज्यादा वक्फ के प्रॉपर्टी सरकार के पास है। तो किसका मतलब क्या हुआ? और उन्होंने कहा था कि सरकार बहुत तेजी से उस प्रॉपर्टीज को वापस वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। भाई हमारे डिस्प्यूट किसके साथ है? ज्यादा से ज्यादा 80-90% हमारे डिस्प्यूट, वक्फ के डिस्प्यूट सरकार से है। जब सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करेगा? अगर कलेक्टर जो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, जो कलेक्टर के खिलाफ केस है, वो कैसा अपने ही केस के ऊपर जज बन के बैठ के वो डिसाइड करेगा। जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसमें ये इन्होंने कहा कि कोई अगर कंप्लेंट आता है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर तो उसको वक्फ लिस्ट से हटाया जाएगा और दूसरी सरकार की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और जब कोई उसमें टाइम फ्रेम नहीं है और जब तक केस डिसाइड नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट की लिस्ट में होगा। जब क्या होगा? इनके जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, दंगे दंगाई, इनके जो है दंगा फसाद कराने वाले लोग जाएंगे वहां पे एक झंडा गड़ा देंगे। और हमारे पास भी सरफिरे लोग हैं, वो भी कहेंगे भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, दंगा फसाद होगा, वहां पे डिवाइड होगा, समाज में तनाव होगा, परमानेंट भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहां पे बन जाएगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि वक्फ यूजर, जब इन्होंने हम बहुत सारा विरोध उसका किए, बहुत सारे तर्क दिए, जब इन्होंने कहा कि ठीक है अब तक जितना वक्फ यूजर है वो उसको रखेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वक्फ यूजर, तो उसको हम जो है डिस्प्यूटेड करके डाल देंगे। यहां पे ये क्या करना चाह रहे हैं? ये करना चाह रहे हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फिर से पीछे वक्फ यूजर कोई डिस्प्यूटेड लिस्ट में चले जाती है तो वही होगा जो आज आगरा, मथुरा में, आगरा में, संभल में और काशी में हो रहा है। तो ये अटैक अलग अलग से अलग अलग आर्टिकल्स के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगातार जो कर रहे हैं, इससे एकदम साफ है कि ये दंगा फसाद करवाना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, पोलराइज करना और चुनाव जीतना, सिर्फ और सिर्फ इतना इनका
फोकस्ड इनकी नीयत है, फोकस्ड इनकी मंशा है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि इतना लेट हो गया और सीएम इब्राहिम साहब को और भी मुकर्रिर को बात करना है, बस अपनी बात खत्म करने के टाइम पे, खत्म करने के पहले मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप कितने भी बिल लेके आइए, कितने भी एक्ट पास कर लीजिए, कितना भी आप पोलराइज करने की कोशिश कीजिए, कितना भी वक्फ बोर्ड को अटैक कीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है। कोई बिल, कोई एक्ट या कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई नरेंद्र मोदी जी इसको हमसे छीन नहीं पाएगा। ता क़यामत तक ये वक्फ रहेंगे। वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।